Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topic, you can ask me. No, ma'am. No problem. Okay. So yesterday we studied about wars and peace with Pakistan and one paragraph of Bangladesh War 1971. कल हमने ये सब चीजें पढ़ी थी और हमने देखा था कि बांग्लादेश जो है वो किस तरीके से एक शेप ले रहा था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो अब हम पढ़ेंगे. Instead, in early 1971, the Pakistani army arrested Sheikh Mujib and unleashed a reign of terror on the people of East Pakistan. 1971 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी आर्मी जो थी उन्होंने अरेस्ट करा शेख मुजीब को, ठीक है, और वहां का जो लोगों पर खतरा था, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जो उसका खतरा था, उससे उनको आजादी दिलाई. अब जैसा कि हमने पढ़ा था, ये नाम शेख मुजीब और रहमान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी आवामी लीग चला रखी थी, ठीक है. तो वहां पर ये चीज होती है, उन्हीं का जो व्यक्ति है जो जीता था उसको ही अरेस्ट किया है. इन response to this, the people started a struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. इसके रिस्पॉन्स में ही वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक संघर्ष शुरू कर दिया कि बांग्लादेश जो है उसको अलग अलग करो पाकिस्तान से. यानी जो हमारे बंगाल के साइड का एरिया है जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान की तरह जानते थे, वहां के लोगों ने अब एक स्ट्रगल शुरू कर दिया था जिसमें वो मांग कर रहे थे कि हमें इस पाकिस्तान से छुटकारा दिलाओ, और उन्होंने अपनी नई इसका नाम क्या रखा था, बांग्लादेश. Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh of refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. इस लाइन को मार्क कर लीजिए कि पूरे 1971 के दौरान इंडिया जो है उसके ऊपर 80 लाख रेफ्यूजीज जो थे, जो आए थे ईस्ट पाकिस्तान से शरण लेने यहाँ के आसपास के एरियाज में, उनका भार इंडिया को झेलना पड़ रहा था, एज इन उठाना पड़ रहा था. इंडिया एक्सटेंडेड मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश. इंडिया ने नैतिक तरीके से और मटेरियल सपोर्ट जो भी हो सकता था, जो वहां पे बांग्लादेश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आजादी की स्ट्रगल चल रहा था, उसमें पूरा सपोर्ट किया. पाकिस्तान अक्यूज्ड इंडिया ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप. और पाकिस्तान आरोप लगा रहा था इंडिया पे कि इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है जिससे इसके टुकड़े हो सके. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके. अब सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, अब सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान को यूएसए और चाइना से, ठीक है. यूएसए और चाइना जो है उन्होंने रिप्रोच करना शुरू करा था 1960s में, ठीक है. और वहाँ के जो यूएस प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनके एडवाइजर जो थे हेनरी किसिंगर, उन्होंने एक सीक्रेट विजिट भी की थी चाइना, और गए थे वो पाकिस्तान होते हुए जुलाई 1971 के अंदर. अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया यूएसए और चाइना के इतना क्लोज था नहीं, और 1962 के अंदर चाइना से इंडिया का एक वॉर भी हुआ था, तो चाइना और इंडिया के रिलेशंस इतने स्मूथ नहीं थे. और वहीं यूएसए जो है उस समय में यूएसए से भी इतना वो नहीं था, जैसा कि हमने नॉन अलाइनमेंट वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, और इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है उसने क्या करा था, यूएसएसआर के साथ में 20 ईयर पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी. तो वो अब आपको समझने को मिलेगी वो क्यों करी थी, ठीक है. सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम द यूएस एंड चाइना. द यूएस चाइना reapproachment that began in the late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia. अब यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और चाइना, और क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश जो बन रहा था उसको सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए इसको भी अब सपोर्ट मिलने लगा था. द यूएस एंड चाइना रीअप्रोचमेंट जो है ये शुरू हुआ था 1960s की शुरुआत में ही. यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस थी एशिया के अंदर उन सबको रियलाइन किया जा रहा था. Henry Kissinger, the advisor to the US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July 1971.
ये चाइना गए, पाकिस्तान होते हुए चाइना पहुंचे 1971 के अंदर। अब क्या सीक्रेट विजिट थी इनकी, तो इंडिया को ज्यादा खबर नहीं थी, हालांकि बाद में पता पड़ा। तो क्या होता है जब इस तरह से यात्राएं होती हैं किन्हीं दो देशों के बीच में, या उनके कुछ एजेंट या एडवाइजर्स या मिनिस्टर्स इस तरह से वो करते हैं, तो उसको बहुत ही एक क्रिटिकल तरीके से देखा जाता है। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी भी मोटिव से वो विजिट कर रहे हो, लेकिन अपने देश को प्रिपेयर होना पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी हुई थी। ठीक है, in order to counter the US Pakistan China axis, India signed a 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in August 1971. अब ये चीज काउंटर करने के लिए कि यूएस पाकिस्तान और चाइना काफी क्लोज आ रहे हैं, इन ये यूएस और चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इंडिया जो है उसने भी यूएसएसआर के साथ में 20 साल की ट्रीटी साइन करी पीस और फ्रेंडशिप को लेकर के। इसको भी अपना जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसलिए This treaty assured India of Soviet support if the country faced any attack. और ये ट्रीटी इसलिए साइन की गई थी कि अगर इंडिया पे कोई अटैक कर देता है, भले वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या यूएसए हो, तो ये इन्हें सपोर्ट करेगा, यानी कि सोवियत सपोर्ट जो है वो पूरी तरह से इंडिया की तरफ रहेगा। इसलिए इन्होंने ये ट्रीटी साइन करी थी। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों साइन की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. After months of diplomatic tensions and military buildup, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. काफी समय तक जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही थी और मिलिट्री बढ़ाए जा रहे थे ये लोग, उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाती है दिसंबर 1971 एंड में। Pakistani aircraft attacked Punjab and Rajasthan while the army moved on Jammu and Kashmir front. अब दो तरफ से इन्होंने अटैक किया है, एक तो पंजाब राजस्थान की तरफ से इन्होंने इनके प्लेन जो है वो अटैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से इनकी आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर फ्रंट से अटैक कर रही है। India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and Army on the both Western and Eastern front. इंडिया ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इंडिया ने भी अटैक करा, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों तरफ से किया, दोनों ही वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट, दोनों ही साइड से इसको घेरा। Welcomed and supported by the local population, the Indian Army made rapid progress in East Pakistan. अब क्योंकि यहाँ पे लोकल इनको जनता जो है सपोर्ट कर रही थी, ईस्ट पाकिस्तान वाले जो थे इनको लोकल जनता जो है वो वहां से सपोर्ट कर रही थी, तो इंडियन आर्मी जो है उसको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिली। Within 10 days, the Indian Army had surrounded Dhaka from 3 sides and the Pakistani army of about 90,000 had to surrender. अब क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है, क्योंकि दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग थे, तो इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान की लोकल जनता। तो इंडियन आर्मी को जब वो सपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ ली कि उन्होंने 10 दिन के अंदर ही पूरा ढाका जो था उसको घेर लिया 3 साइड से, और पाकिस्तानी आर्मी थी करीब उसके अंदर 90,000 सोल्जर्स थे, उनको घेर लिया और उनको सरेंडर करना पड़ा। With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire. जब बांग्लादेश एक फ्री कंट्री की तरह घोषित किया गया तो इंडिया ने भी unilateral ceasefire declare किया। Later, the signing of the Shimla Agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972 formalized the return of the peace. उसके बाद में शिमला अग्रीमेंट हुआ था, जो साइन किया था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जो एक ही पाकिस्तान रह गया था वहां की पॉलिटिशियन थी, उन्होंने और इंदिरा गांधी ने एक ट्रीटी साइन करी जिसमें वापस से ये लोग शांति की तरफ लौट चुके थे, और ये साइन की गई थी 3 जुलाई 1972 को। नाम था इसका शिमला अग्रीमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है। डेट जो दे रखी है उनको प्रॉपरली पूरा याद रखना जरूरी है। प्रॉपर अग्रीमेंट के जो नाम है, ट्रीटीज के जो नाम है वो याद रखना जरूरी है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो आपको हर एक चीज मेंशन करनी है। और कई बार क्या होता है, आप जैसे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे और जब आपका वाइवा होगा, जब एक्सटर्नल आएंगे तो वो भी आपसे इस चीज के बारे में, प्रॉपर डेट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि शिमला अग्रीमेंट जो है वो कब साइन हुआ था, किन लोगों ने साइन किया था। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, एक कॉपी मेंटेन करिए
चैप्टर का नाम लिखिए और फिर उसके बाद उसमें जितने भी छोटी छोटी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मेंटेन करना शुरू करिए। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो आप सिंपली उसको अगर एक बार भी रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। A decisive victory in the war led to the national jubilation। अब ये जो विक्ट्री इनको मिली थी इससे देश भर में काफी सेलिब्रेशन का माहौल था। Most people in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military prowess। अब क्या हुआ, इंडिया के जो अधिकतर लोग बाग थे उनको ये जो विक्ट्री मिली थी, पाकिस्तान को जो हराया था, और उनके 90,000 लोगों के बाद भी मतलब आर्मी के थी उनकी और उन्होंने सरेंडर किया था, तो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखा गया, अच्छे एस्पेक्ट में देखा गया और लोगों को विश्वास होने लगा कि भाई इंडिया की जो मिलिट्री है वो वाकई में अब काफी अच्छी ग्रो कर रही है। As you would read in the next chapter, Indira Gandhi was the prime minister at this time। अब आप जैसे पढ़ेंगे कि अगले चैप्टर में कि इंदिरा गांधी उस समय में प्राइम मिनिस्टर रही हैं। She had already won the लोकसभा इलेक्शंस in 1971 में, उन्होंने वैसे ही और लोकसभा इलेक्शन जीत लिए थे। Her personal popularity soared फर्दर आफ्टर 1971 वॉर। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो वैसे भी काफी पॉपुलर थी और ये जब वॉर जीत लिया था उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। After the war, assembly elections in most states took place, bringing large majorities of the Congress party in many states। इस वॉर के बाद में काफी असेंबली इलेक्शन होने थे कई सारी स्टेट के अंदर और वहां पर भी इनको काफी अच्छी बहुमत मिली कांग्रेस पार्टी को। India, with its limited resources, had initiated development planning। However, conflicts with neighbors derailed the 5-year plans। अब 5-year plans जो थे उनके बारे में आप डीपली दूसरे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन हाँ, इंडिया जो है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी डेवलपमेंट प्लानिंग शुरू कर दी थी उसने। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं नेबर्स के साथ में और इसकी वजह से 5-year प्लान जो है वो थोड़ा सा अपनी ट्रैक से हट गया था। The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962, as India had to embark on a military modernization drive। अब जो कमी थी रिसोर्सेज की बेसिकली उसको डाइवर्ट किया गया डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में। जब चाइना ने इंडिया को इन्वेजन किया था 1962 में, तब उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1962। जब चाइनीज इन्वेंशन हुआ है उसके बाद ही यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1962 में। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज इन नवंबर 1965। और दूसरा डिपार्टमेंट जो था वो नवंबर 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था। द थर्ड प्लान 1961 to 66, जो 5-year प्लान थे उसमें जो थर्ड प्लान था वाज अफेक्टेड, उस पर बहुत असर पड़ा। एंड इट वाज फॉलोड बाय 3 एनुअल प्लान्स, और उसके बाद में 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। फोर्थ प्लान कुड बी इनिशिएटेड ओनली इन 1969। फोर्थ प्लान जो था वो 1969 में ही इनिशिएट शुरू करा जा सकता था। इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज एनॉर्मसली आफ्टर द वॉर्स, और इंडिया का जो खर्चा था डिफेंस को लेकर के वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था इतनी सारी लड़ाइयों के बाद में। तो काफी ज्यादा चीजें जो हैं खराब हुई हैं और ग्रोथ के चक्कर में और जो बाकी चीजों पे काम करना था, जो 5-year प्लान इन्होंने एस्टेब्लिश करे थे मेंटेन करने के लिए, वो ना हो करके प्रॉपरली इनको एक ही सेक्टर में मतलब एक ही जगह पे ज्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा था। इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. ओके। No, ma'am. 1971 की एक फोटोग्राफ दी गई है, यहाँ yields to इंदिरा ends war somersault by जनरल। अब ये पूरी कटिंग तो यहाँ दे नहीं रखी। ये जो फोटोग्राफ है ये बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफ है। जब भी आप 1971 वॉर के बारे में जो करेंगे गूगल तो आपको यही इमेज निकल के आएगी। यहाँ पे बेसिकली जब इन्होंने सरेंडर किया है पाकिस्तानी आर्मी ने, तो वो जो साइन कर रहे हैं कि हाँ हम सरेंडर कर रहे हैं, और ये सारे जो हैं ये इंडियंस हैं और ये पाकिस्तानी जर्नल है, वो साइन करते हुए है ये फोटोग्राफ, और ये काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइंड एट ढाका, ये वाली चीज जो साइन हुई है उसकी भी फोटोग्राफ दे रखी है। ठीक है,
और यहाँ पे इनका नाम दे रखा है अब्दुल खान नियाजी, आमिर अब्दुल खान नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ मार्शल ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जोन बी, और पूरा इनका वो दे रखा है ईस्टर्न कमांडर पाकिस्तान। इस चीज को याद रखिएगा, नाम भले याद रखिएगा, ये चीज ना होकर के नाम जरूर याद रखना। और कब साइन कर रहे हैं, 16 दिसंबर 1971, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। Another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974. हाँ, दूसरा जो पॉपुलर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था इस पीरियड में वो था पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो इंडिया में हुआ था 1974 में। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में नेहरू, वो बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। उनका मानना ये था कि अगर इंडिया को, मॉडर्न इंडिया को डेवलप करना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमें डेवलपमेंट करना होगा, तब हमारा इंडिया मॉडर्न इंडिया कहलाएगा। A significant component of his industrialization plans was the nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of Homi J. Bhabha. ये नाम जो है होमी जे भाभा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। कोई किसी को आइडिया है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? Anyone wants to try? Nobody? होमी जे भाभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया के। इनके नाम पर यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च करके जगह है मुंबई के अंदर, और ये उस जमाने के बहुत ही अमेजिंग, टैलेंटेड, हाईली इंटेलिजेंट स्कॉलर थे, एक तरीके से साइंटिस्ट थे। और इनकी जो डेथ है वो काफी कंट्रोवर्शियल रही है। अगर ये जिंदा होते और इनकी डेथ नहीं हुई होती तो इंडिया आज वहां होता जहां पे आज यूएसए है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, होमी जे भाभा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करके जगह है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि नेहरू जो है वो हमेशा से ही विश्वास रखा करते थे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान जो चल रहे थे, क्योंकि जैसा हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था बताइए? वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था? इंडिया। आर यू किडिंग? ब्रिटेन के अंदर हुआ था, वेस्टर्न कंट्री। या तो वहां पे हुआ था। तो उसी चीज को ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी 1940s के अंदर यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम शुरू करा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करा था। और ये किसकी गाइडेंस में चल रहा था? होमी जे भाभा की गाइडेंस में चल रहा था। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इंडिया अब एटॉमिक एनर्जी क्यों जनरेट करना चाहता था? पीसफुल पर्पसेस के हिसाब से करना चाहता था, शांति बनाए रखने के लिए। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। नेहरू जो थे वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में थे। सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स ऑफ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे गुहार लगाई थी जितनी भी सुपर पावर्स थी, यूएसएसआर और यूएसए, की भाई ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है वो करो, यानी कि आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है थोड़े से कम करो। हाउएवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग। लेकिन फिर भी जो ये न्यूक्लियर आर्सेनल था, यानी कि जो इनके स्टॉक्स थे, वो ये लोग इंक्रीज करते जा रहे थे। When Communist China conducted nuclear tests in October 1964, the 5 nuclear weapon powers, the US, USSR, UK, France, and China. Taiwan then represented China. Also, the 5 permanent members of the UN Security Council tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty of 1968 on the rest of the world. अब इस चीज को, लाइन को पूरी तरह से समझो, मार्क कर लो पहले तो। इम्पोर्टेंट है कि भाई जब कम्युनिस्ट चाइना ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे अक्टूबर 1964 के अंदर, ठीक है, तो जो पहले से जो ये इसने करे टेस्ट, उसके बाद में ये उनके साथ में आ गया था न्यूक्लियर वेपन पावर्स जो थी, जो यूएसए के पास, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। अब ताइवान जो है वो समय में चाइना को ही रिप्रेजेंट करता था। तो ये 5 ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन पावर्स हो गई थी जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे, और ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। इन्होंने क्या करा? इन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, एनपीटी,
वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पोज करने थोपने की कोशिश करी कि अब कोई न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। 1968 के अंदर इन्होंने कोशिश करी। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट। इंडिया ने हमेशा बोला ये भेदभाव वाली चीज है कि ये एनपीटी जो है ये भेदभाव क्रिएट कर रही है, और वो हमेशा से उसने रिफ्यूज ही करा है कि वो इसे साइन नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना ये था कि तुमने तो बना लिए, तुम तो हो गए सक्षम, तुमने तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, उसके बाद में तुम वर्ल्ड पे कैसे ये थोप सकते हो कि कोई और ये चीज डेवलप नहीं करे। अब क्योंकि इंडिया जो है वो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए माना जाता है, पीसफुल उस हिसाब से उन्होंने एटॉमिक एनर्जी को बोला है कि ठीक है हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। तो उस तरीके से पीसफुल चीजों के हिसाब से उन्होंने वो करा था, ठीक है। और ये लोग चाह रहे थे कि अब कोई डेवलप करे ही नहीं, हमने कर लिए ठीक है, लेकिन अब कोई और डेवलप नहीं करे। तो वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, भेदभाव वाली चीज थी। When India conducted its first nuclear test, it was termed as a peaceful explosion. जब इंडिया ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा तो वो माना गया था, उसको उसने टर्म दी थी कि भैया पीसफुल को एक्सप्लोजन था। इंडिया argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for the peaceful purposes। और इंडिया ने अपना पॉइंट रखते हुए बोला कि भाई हम तो पीसफुल पर्पसेस के लिए ही ये चीज टेस्ट कर रहे हैं, और बना लिया हमने और टेस्ट कर रहे हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो टेस्ट हुआ था ये इसके बाद में क्या कोई और टेस्ट हुआ है, और हुआ है तो एक जो न्यूक्लियर वेपन्स वाली चीज होती है वो कब टेस्ट की गई थी, और उस समय में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इस पे एक बहुत ही फेमस मूवी जो है, बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। एनीवन? एटलीस्ट से यस और नो, अगर आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता तो ना बोलो। नो। No, ma'am. परमाणु No, ma'am. नाम सुना है आपने? यस मैम, देखी भी है पिक्चर। तो वो मैम परमाणु। जी हाँ, वो मूवी जो है उसके अंदर फर्स्ट टेस्ट किया गया था प्रॉपरली। ये एटॉमिक एनर्जी वाली चीज जो है ये उस लेवल पे नहीं थी जितनी की वो था, वो प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन जो है, परमाणु बम जिसको बोला जाता है हिंदी में, उसको टेस्ट किया गया था। और वो कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंदर किया गया था, क्या अटल सिचुएशन बिहारी थी, वाजपेयी। या वो सारी चीजें आपको वो मूवी देखने से भी समझ में आ जाएगी, और इसके बारे में आपको काफी सारे आर्टिकल्स जो है वो भी गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। No, आज हम ma'am. इतना ही करेंगे। विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन टुमारो सेशंस रिलेटेड टू दीस टॉपिक्स। Please conjure up your problems. Okay, and now we are running out of time, so I'm going to send you a link for your next class.